अब देखो वैसे तो इस तरीके की चीज़ें मीम पेजेस के ऊपर पोस्ट करी जाती हैं, लेकिन अगर ये जॉन सीना का इंस्टाग्राम हैंडल हो तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि अब ये वाली फ़ोटो देखो, वो जो जॉन सीना का मीम है ना कि जॉन सीना को हम लोग देख नहीं सकते, वी कांट सी जॉन सीना, तो यहाँ पे उसी मीम को थोड़ा सा यूज़ करते हुए जॉन सीना ने ये फ़ोटो पोस्ट की है, जहाँ पे ट्रिपल एच वो जो उनकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं। तो मतलब देख रहे हो मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ इसको, जॉन सीना यहाँ से गायब हैं और इस वाली फ़ोटो के ऊपर लोगों के इंट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जॉन सीना का मीम है, एक तो उनके हैंड जेस्चर वाला वो वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग समझते भी, मतलब ठीक है, मीम वाले तरीके से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट किया। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज इसमें आपको एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा मिनिमल दिखने वाली है, तो आज के लिए बस देख लेना, बाकी कल तो धुआंधार रॉ है ही। और उसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन सीना का आप ये ट्वीट देख सकते हो, जहाँ पे वो इमोशनल कर रहे हैं हम सारे फैंस को, इंटेंशनली तो नहीं है, इमोशनल चीज़ तो है ही देखो, क्योंकि जॉन सीना का लास्ट अपीयरेंस होने वाली है मंडे नाइट रॉ में। और यहाँ पे वो लिख भी रहे हैं कि टुमारो नाइट ऑन नेटफ्लिक्स इज़ द एंड ऑफ एन एरा इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब ऑब्वियसली भाई जॉन सीना की लास्ट रॉ की अपीयरेंस है। कह रहे हैं भाई तुम चाहे लेट्स गो सीना चैंट करो, चाहे सीना सक्स चैंट करो, लास्ट में उन्होंने आई कांट रेसल करके आई विंक वाली इमोजी भी लगाई है। तो अब इसके नीचे वही है कि फैंस बोल रहे हैं कि यार ऑलरेडी हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, अब जॉन सीना ऐसे ट्वीट करके उस रियलिटी से और सामना करवा रहे हैं कि ये लास्ट टाइम होगा जब फैंस जॉन सीना को देखेंगे ऑन मंडे नाइट रॉ। और रॉ से ही रिलेटेड ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अनाउंसमेंट भी आ चुकी है कि जॉन सीना शो को किक ऑफ करने वाले हैं। अब इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर जॉन सीना शो को किक ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब कि पूरे शो पर ही जॉन सीना छाए रहने वाले हैं। अब क्योंकि देखो लास्ट टाइम है कि जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर होंगे, तो मैं तो यही चाहूँगा, या फिर जो बेस्ट चीज़ रहेगी करने के लिए वो ये है कि मल्टीपल सेगमेंट्स जॉन सीना के हों। देखो ओपनिंग में तो ऑब्वियसली वायर अनाउंस हो चुका है, और अगर उनका मैच है, अगर क्या उनका मैच है वो हमें पता है, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तो फिर उसको मेन इवेंट में डालने का सबसे बढ़िया सेंस बनेगा, और उस मैच की स्टोरी को बनाने का सेंस बनेगा बैक स्टेज के मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट तरीका होगा जॉन सीना के इस लास्ट अपीयरेंस को मंडे नाइट रॉ पे बुक करने का। और अगर इस चीज़ को भी फंबल किया जाता तो फिर मतलब फिर तो क्या ही बोले, वो तो खैर जब रॉ का रिव्यू करेंगे तो और उसके बारे में अच्छे से बात कर लेंगे। बाकी आपको पता है कि एक मिस्ट्री ओपोनेंट को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा टीज़ कर रही है, जो कि सोलो सिकोवा के अगेंस्ट उतरने वाला है लास्ट टाइम इज़ नाउ टूर्नामेंट में। तो भाई ये जो हमारे जनरल मैनेजर हैं मंडे नाइट रॉ के, उन्होंने ये बोला, एडम पियर्स ने बोला कि एक मिस्ट्री ओपोनेंट होगा सोलो सिकोवा के अगेंस्ट, और वो एक स्पेशल सरप्राइज होने वाला है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब तक फैंस की जो थ्योरीज आई हैं ना सामने कि ये बंदा वो हो सकता है जो कि सोलो सिकोवा के अगेंस्ट होगा, उनमें से कुछ भी अब तक सच नहीं है। तो मतलब अब इसको तो ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा हाइप कर रहे हैं। और क्योंकि देखो मंडे नाइट रॉ पर मैच है जॉन सीना का, वो आखिरी मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंस है, तो शायद उस तरीके से भी ये उसको स्पेशल बनाना चाहेंगे। बाकी ये नाम कौन हो सकता है उसको जानने के लिए भी इस वीडियो के साथ चिपके रहना, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं। बाकी अगर हम बात करें कितने टिकट्स बिक चुके हैं गार्डन में मतलब मैडिसन स्क्वायर गार्डन के, जो कि लास्ट अपीयरेंस है जॉन सीना की, तो भाई देखो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, लेकिन ऐसा बुरा सा लग रहा है जॉन सीना के लिए, क्योंकि टिकट प्राइस को ड्रॉप करना पड़ा है, जो कि पहले आप बोल सकते हो एवरेज कर रही थी $193 पे, अब ये $177 पे बिक रही हैं, और ये 8% का डिक्रीज़ है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा हाई प्राइस रखे हुए हैं टिकट्स के कि फैंस जॉन मतलब सोच रहे हो कि अब और क्या ही लेवल होगा ये, कि जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंस, और वहाँ पर भी फैंस को सोचना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये अमेरिका की इकोनॉमी की, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि वेल्थ के मामले में वो ऑलरेडी लोग काफ़ी बेटर कर रहे होते हैं। तो देखो भाई फिर इस हिसाब से है ये। बाकी फिर बाहर किसी देश से बंदे का यूएस में जाके शो को देखना, वो तो फिर एक थोड़ा सा सपने की तरह ही हो जाता है। बाकी अगर आप बहुत टाइम से इंटरनेट की इस दुनिया के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि एक ब्लैक जॉन सीना करके भी बंदा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, कुछ हद लेवल का ही वायरल हुआ था, स्पेशली मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली इस बंदे की स्टोरी शायद फिनिश हो चुकी है, अगर ये फ़ोटो एआई जनरेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन सीना के साथ जो है वही ब्लैक जॉन सीना है, और लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम भी इस मूवमेंट को कितने टाइम से देखना चाहते थे, वो हो चुकी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एआई भी हो सकता है, क्योंकि देखो अब इस पॉइंट पे हम जैसे जवान लॉन्डो के लिए भी ये बता पाना, चलो पहले तो अपने मम्मी पापा को समझाते थे कि भाई ये एआई
वाली है, लेकिन अब यहाँ पे इतने ज़्यादा वो चीज़ें रियल हो गई हैं कि पता भी नहीं चल पाता कि ये एआई है या फिर ये रियल है। अब देख के तो लग रहा है कि जिस हिसाब से पोस्ट हुई है कि ये एक रियल पिक्चर है, लेकिन इस बंदे के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। एक इन्होंने कुछ टाइम पहले ना फ़ोटो भी पोस्ट करी थी मंडे नाइट रॉ से ही रिंग साइड से, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लाइक्स थे, क्योंकि पता नहीं वो उस टाइम से इतनी ज़्यादा, आई थिंक हाँ, और उस टाइम अगर अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर भी होगे 4 साल पहले से, तो फिर आपको बात पता होगी। और बाकी इस वाले ये जो ट्वीट उन्होंने किया उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 70,000 जो लाइक्स हैं वो होने वाले हैं। तो ये करके इस बंदे की भी जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई। अब स्टोरी की बात चल रही है भाई, तो एक ऐसी स्टोरी लाइन भी WWE में चल रही थी जो कि उन कह सकते हैं उस श्रेणी में आ चुकी है जहाँ पे WWE स्टोरी तो शुरू करती है, लेकिन उसके बाद उसे कहाँ लेके जाना होता है वो उन्हें भी नहीं पता। मैं यहाँ पे किस वाली स्टोरी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जेकब फाटू की मिस्ट्री अटैकर वाली स्टोरी लाइन की। हमने सोचा था जैसे जेड कारगिल के केस में हुआ था ना कि भाई एकदम से उनको WWE ने स्टोरी लाइन शुरू करी थी और उसके बाद ऐसा था कि वो किसने अटैक किया, फिर नेओमी वाला कितना बढ़िया एंगल उन्होंने दिखाया था, वैसी कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जेकब फाटू वाली स्टोरी लाइन से भी थी। लेकिन अब देखो इनका ध्यान या इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है इनकी। चलो विंस मैकमैन के केस में तो ऐसे था कि कई बार जो WWE के ऐसे रह चुके हैं ना, जो बैकस्टोन के साथ काम करे हुए हैं, वेटरन बोल सकते हो या फिर जो भी क्रिएटिव चीज़ों में होते थे, उन्होंने बोला था कि विंस मैकमैन को भूलने की आदत है और लेजिट वो उनको इशू था, इसकी वजह से वो काफ़ी स्टोरी भूल जाते थे। लेकिन अब भाई इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लॉन्ग गेमर वी डू व्हाट वी डू कर करके इन्होंने जो है अच्छी स्टोरी लाइन की भी ऐसी तैसी कर दी। और यहाँ पे वैसे इससे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि ये कुछ करेंगे, और WWE ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर के दिखाया, क्योंकि अब ये स्टोरी कहाँ है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और शायद वो करेगा भी नहीं। जब शायद अब जेकब फाटो को वापस लाना होगा तब एकदम से इनको दिमाग में आ गया अच्छा जेकब फाटो का भी तो कुछ था, और फिर एकदम से वो सवाल खड़ा करेगा हम फैंस की इंटेलिजेंस पे कि हमको जो भी परोसते हैं हम वो देख लेते हैं। मैट कार्डोना को लेकर देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी कि उनका क्या है, WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर नहीं किया तो भाई उनकी मर्चेंडाइज कैसे आ रही है, तो उसके बारे में अब देखो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। जैक राइडर बोलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि WWE में तो वो जैक राइडर ही है। तो पता ये चला है कि एक बड़ी ही यूनिक डील उन्होंने साइन करी है WWE के साथ में, और ये डील का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिंपल सा सिर्फ इतना है कि जैक राइडर की एक WWE अपीयरेंस थी और उसके साथ साथ एक मर्चेंडाइज डील भी हुई थी उनकी WWE के साथ। इसी वजह से उनकी टी शर्ट्स जो WWE ने लिस्ट करी अपनी वेबसाइट के ऊपर वो आ पाई, क्योंकि देखो जब कोई सुपरस्टार WWE के साथ साइन होता है ना, तभी जाके ही हमने देखा है कि उसकी जो टी शर्ट्स है, उसकी जो मर्चेंडाइज है वो WWE शॉप पर होती है। लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ एक अलग उनकी यूनिक डील भी हुई थी, इसी वजह से जैक राइडर की जो मर्चेंडाइज है वो आ पाई है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कोई WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। शायद ये तो जॉन सीना वाला स्पेशल मोमेंट था, बस इसीलिए सिर्फ उनकी वो एक अपीयरेंस हो गई। और कहाँ जब जैक राइडर को लोगों ने देखा था तो सोच रहे थे कि ये एले नाइट को हरा देगा, और अगर एले नाइट को हरा देता तो भाई फिर तो एले नाइट के फैंस का क्या हाल। ये तो मैं बोलूँगा ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के फैन से भी ज़्यादा अगर किसी का बुरा हाल है तो वो एले नाइट के फैंस का है। और क्या ये चीज़ फ्यूचर में चेंज होने वाली है इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी है नहीं। कुछ टाइम पहले अगर हम बात कर ही रहे हैं कि किसका बुरा हाल है, तो कैरन क्रॉस के फैंस का भी बुरा हाल था, लेकिन फिर उसके बाद WWE ने उनको रिलीज़ कर दिया और बड़ा ही वो वियर्ड लगा, क्योंकि पीछे कैरन क्रॉस के चैंट लग रहे थे। तो ट्रिपल एच ने बोला यस वी वांट ब्रॉक, बोल रहे ना हम लेके आ गए ब्रॉक, तो वो सब आपको पता ही है। लेकिन कैरन क्रॉस ने एक शॉकिंग चीज़ रिवील करी, और ये शॉकिंग ही है और बताती है कि कैसे सिर्फ WWE ही आपकी डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए अगर वो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, और काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि उन्होंने रिवील किया अपनी वाइफ के साथ, स्कारलेट के साथ, एक पॉडकास्ट में वो आए थे कि WWE में हम लोग जितने पैसे कमा रहे थे ना, उससे ज़्यादा पैसे हम WWE से बाहर जाने के बाद कमा पा रहे हैं। तो उन्होंने यही एडवाइस भी दी है कि अगर तुम हो WWE में या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है तो ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कंपनी से बाहर भी जाते हो और थोड़ा ठीक ठाक काम भी कर रहे हो तो तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये एक नई चीज़ मुझे पता चली कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। थोड़ा रेयर है वैसे, जैसे हम ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए भी बोल सकते हैं कि WWE से निकलने के बाद अब जो उनका शो आया है उसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी नंबर्स भी लेके आ पा रहे हैं और उनके लिए फ़ायदे की बात भी है। लेकिन वो ये है कि थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली चीज़ है, थोड़ा हाई रिस्क तो होता है WWE से जाने के बाद, लेकिन अगर सही आपने कर लिया तो उसका जो रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं, और शायद सेथ रॉलिंस हमारी एक्सपेक्टेशन से जल्दी वापस आने वाले हैं। तो देखो सेथ रॉलिंस की शोल्डर की सर्जरी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने स्लिंग पहना हुआ था, बट अभी जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तरफ से एक लेटेस्ट स्टोरी आई है जहाँ पे बेकी लिंच को भी देख सकते हो आप, और साथ में सेथ रॉलिंस भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई स्लिंग नहीं पहना है सेथ रॉलिंस ने, और देखो एक बार स्लिंग तो मैंने भी पहना ना, मुझे पता है कि वो स्लिंग कितने टाइम तक पहनना
पड़ता है और वो स्लिंग जब उतर जाता है तो मतलब समझ लो कि आप अपनी ये जो फिजियोथेरेपी है उस वाली स्टेज पे आ चुके हो और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ही ट्रेन करना है और आप रेडी हो जाते हो, मतलब अगर सेथ रॉलिंस के केस में बोले तो इन रिंग एक्शन के लिए। तो क्या सेथ रॉलिंस बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं? क्या सेथ रॉलिंस की ऑलरेडी जो रिकवरी है वो अच्छी जा रही है? क्या ये भी बोल सकते हैं कि वो रॉयल रंबल में भी आ जाएंगे? देखो ये तो ज़्यादा थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बोल दी मैंने, लेकिन अच्छा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की जो रिकवरी है वो बढ़िया है। और देखो स्टोरी भी उनके लिए कितनी बढ़िया तैयार सी ही होगी कि उस टाइम तक क्या होगा कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन बहुत ज़्यादा हरामीपंती कर चुके होंगे, बाकी फिर साथ देने के लिए यहाँ पे जो नाम आएंगे वो कौन होंगे उनके। रोमन रेंस वाली भी हम बात कर रहे हैं कि शायद WWE फिर ये गुड 2 बंदे हैं तो इनको साथ में भी लेके आ सकती है, तो वो स्टोरी लाइन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ उस बारे में जो कि आपकी एक्साइटमेंट 2 3 4 5 6 10 गुना बढ़ा देगी कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। तो कल के रॉ में आप रिटर्न्स की बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हो। होंगे या नहीं देखो वो कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेक्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जॉन सीना का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है तो स्पेशल तो देखो इसको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन नामों की बात हो रही है वो कुछ तो देखो पहले से हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे वॉर गेम्स मैच में ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो रही है तो पॉसिबली आपको कल ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ पर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा नाम है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, क्योंकि उनको एंट्री मारनी है वॉर गेम्स वाले बेफेस वाले मैच में, बेफेस वाली टीम में, तो फिर उनकी भी अपीयरेंस होगी। और सबसे बड़ी बात ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो है और यही वो एक लाइव, मुझे याद आया एकदम से याद आया कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का भी रेसलमेनिया में जो मैच हुआ था ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम करके जिसको इन्होंने हाइप किया था, वहाँ पे लाइव इवेंट में भी हमने ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को लड़ते हुए देखा था और वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का था, लड़ते हुए कुछ तो मार रहा था, वो स्टील स्टेप्स के ऊपर बिछा दिया था जब ब्रॉक को, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ सीन आ रहा है। तो अब वहाँ पे लाइव इवेंट के लिए कर सकते हो, सोचो मंडे नाइट रॉ में क्या होगा। फिर उसके बाद एजे ली का भी रिटर्न एक्सपेक्टेड है क्योंकि उनकी जो एंट्री है वॉर गेम्स मैच में वो होगी, तो उसके लिए जो बेस्ट प्लेस है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है। और जो एक शॉकिंग चीज़ कल के मंडे नाइट रॉ से आ सकती है, ये क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन नाम डिस्कस किया जा रहा है कि निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर कल मंडे नाइट रॉ में आ सकते हैं और सोलो सिकोवा के मिस्ट्री अपोनेंट की जो बात हो रही है वो डॉल्फ जिगलर ही नेम होगा। तो भाई इस हिसाब से देखो कल की मंडे नाइट रॉ बहुत धांसू और तगड़ी होने वाली है। बाकी तो देखो जॉन सीना की बुकिंग अगर अच्छी हो जाए तो मैं तो बोलूँगा कि मैं मंडे नाइट रॉ से सेटिस्फाइड हूँ। बाकी उसके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो सोने पे सुहागा होंगे और कोई ऑब्वियस चीज़ अगर WWE नहीं करी तो ऑब्वियसली रिव्यू में फिर गरियाने के लिए हम सारे लोग तैयार ही हैं। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।